हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पब्लिक फाइनेंस, लोक राजस्व। इसमें टॉपिक आता है राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय। एक घाटा चैप्टर है, अलग है, घाटा टॉपिक है। डिफिसिट, मौद्रिक घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, सरकार के कुल पैसा कैसे आता है, लिक्विडिटी क्या होता है मनी का, इसके बारे में समझेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में समझेंगे। लोक राजस्व ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा बजट का जो बजट बनता है सरकार का, और इसमें आय व्यय कैसे होता है, कैसे घाटा लगता है, इसके बारे में यह टॉपिक है। ये सरकारी लेन देन कैसे होता है, ये सब है। सरकार को किस प्रकार माध्यम से फायदा होता है, घाटा होता है, कैसे पुल निर्माण करता है, किस प्रकार यानी योजना बनता है, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। बड़े गौर से समझिएगा ये वीडियो। ये किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आइए समझते हैं पब्लिक फाइनेंस, लोक राजस्व। देखिए, लोक राजस्व यानी कि लोक मतलब जनता, जनता का पैसा। तो लोक राजस्व हो गया यानी कि जनता का पैसा। किसे कहते हैं? सरकार का जो लेन देन होता है उसे लोक राजस्व कहते हैं। सरकार का लेन देन होता है उसे ही लोक राजस्व कहते हैं। सरकार का जो लेन देन होता है उसे जनता का पैसा या लोक राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ये समझ गए? देखिए, लोक राजस्व दो प्रकार के होता है। लोक राजस्व दो प्रकार के हैं, गौर से समझिएगा। एक होता है सार्वजनिक आय और एक होता है सार्वजनिक व्यय या खर्चा। सार्वजनिक आय मतलब कि आय किस प्रकार हो रहा है और व्यय खर्चा किस प्रकार हो रहा है। तो सार्वजनिक आय को अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक रिसिप्ट, पब्लिक रिसिप्ट, ठीक है। और सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ये समझ गए? तो सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय, तो पब्लिक रिसिप्ट एवं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये समझ गए? देखिए, सार्वजनिक आय दो प्रकार के होता है, ये भी समझिए कि लोक राजस्व दो प्रकार के हैं, सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। और सार्वजनिक आय मतलब दो प्रकार के होगा, एक राजस्व आय होगा और एक पूंजीगत आय होगा। एक राजस्व आय होगा, एक उसके बाद पूंजीगत आय होगा, पूंजीगत। ये समझ में? ये आय में आया दो प्रकार के। देखिए, आय में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक हो गया यानी कि जनता का पैसा सभी का हो गया। तो राजस्व आय हो गया, एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट उसे कहते हैं जिसमें सरकार पैसा नहीं लौटाती है। सरकार इसमें पैसा नहीं लौटाती है, सरकार इसमें पैसा नहीं लौटाती है। जैसे में समझिए कि सरकार जो बड़ा बड़ा कारखाना बनाती है, रेल सेवा देती है, हवाई जहाज़ सेवा देती है, कोयला कारखाना हो गया, बड़े बड़े कंपनी उद्योग होता है, उसमें जो सरकार लगाता है पैसा, उसमें आप कोई सामान खरीद लेते हैं तो टैक्स उसी के रूप में सरकार को आता है। यह राजस्व आय होता है। ये समझ गए? इस पर सरकार का जो ऋण भार होता है शून्य होता है, अर्थात इस पर सरकार पैसा नहीं लौटाती है। और केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है राजस्व आय ही होता है। जैसे कॉरपोरेट टैक्स, बड़े बड़े उद्योगपति पर 30% लगता है कॉरपोरेट टैक्स। तो ऐसे ऐसे बहुत हजारों हजार कॉरपोरेट काम करते हैं तो उन पर टैक्स लगता है। और राज्य सरकार का बिक्री कर होता है तो वो सब राज्य सरकार में जाता है। बाकी केंद्र सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है निगम कर। एग्जाम में कितनी बार पूछा है कि राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स होता है। तो सरकार को इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, सरकार को इसमें प्रॉफिट होता है। और टैक्स जो कोई सामान लिया तो टैक्स उसी पर सरकार जो टैक्स उसको सरकार को फायदा होता है वही टैक्स सरकार को कलेक्ट होता है, ठीक है। तो राजस्व आय सरकार को इस प्रकार आती है। यह सरकार पब्लिक को पैसा नहीं देती है। समझ गए? देखिए, जैसे टोल व्यवस्था हो गया, तो हर जगह जगह पर टोल व्यवस्था है, तो टोल पर सरकार को जो टैक्स आती है सरकार के पास हो गया। जैसे रेल बना देगी तो सरकार को रेल का पुल का टैक्स आएगा। ऐसे ही सरकार को सुरंग का, पुल का रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो यही आय होता है सरकार का। अब समझिए फिर से, लोक राजस्व दो प्रकार के, सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय के मतलब कि राजस्व आय एक प्रकार के हो गया और एक पूंजीगत आय हो गया। अब समझते हैं पूंजीगत आय क्या होता है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत आय क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। वैसा धन जो सरकार को लौटाना पड़े, राजस्व में लौटाती नहीं है, लेकिन पूंजीगत में वैसा धन जो सरकार को लौटाना पड़ता है, इसमें सरकार की देनदारी होती है। जैसे में आप किसी बैंक में खाता खोलते हैं
तो बैंक में आप रुपये जमा करते हैं, वैसे ही बॉन्ड पेपर के रूप में जमा करते हैं, जमा धन हो गया। LIC करवाते हैं, म्यूचुअल फंड होता है जो 10 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 15 साल में डबल करके देती है। और सरकार आपको कुछ टैक्स भी देती है। और सरकार जितना रुपया जमा करते हैं सरकार उससे आप और बड़ा काम करती है। सरकार उसमें बहुत बड़ा काम करती है। जैसे मैं आप 5 लाख रुपया रख दिए सर, तो 5 लाख तो आपका हो गया, और 5 लाख का हुआ, सरकार बहुत सारा काम करता है। इधर से उधर पैसा होता रहता है बैंक में। तो आपका तो ठीक है कि आपका बैंक में चला गया, लेकिन वो बैंक वाला पैसा वो कहीं और घूम रहा है, तो सरकार का फायदा हो रहा है। कोई पुल बन गया, कारखाना बन गया, उसको सरकार को आय कलेक्ट हो रहा है। ये समझ गए? इसमें टैक्स ये सरकार लौटा देती है, क्योंकि आप जमा किए रहते हैं तो आपको डबल म्यूचुअल फंड में जमा करके कोई फिक्स करवा लेगा 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वो तो दुगुना ब्याज मिलेगा ही, लेकिन सरकार उससे आपके रुपये से बहुत सारा पैसा धन अर्जित कर लेती है। इसमें आपको जो सरकार लौटा देती है। तो पूंजीगत आय हुआ सरकार का वैसा धन जिस पर सरकार को लौटाना पड़े, जिस पर सरकार की देनदारी रहती है, वही पूंजीगत आय होता है। ये समझ गए? इसलिए सरकार देखते हैं आने वाले समय में, या शुरू से ही 2016-17 से ही सरकार कैशलेस व्यवस्था पर कर रही है, ताकि कैशलेस व्यवस्था है कि सरकार का पैसा, जो पब्लिक का पैसा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो, या किसी न किसी माध्यम से सरकार एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है। या देखिए जैसे SBI का कोई खाता है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं पहुंचा, सरकार के पास ही पहुंच गया वो। अब बैंक ऑफ बड़ौदा भेज दिया PNB को, तो PNB के पास पहुंच गया, किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहा है ना। तो सरकार यही चाहती है कि पैसा बना रहे और हमको इस पर काम करते रहे, और सरकार ये सब दिखाती रहती है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। और कैशलेस व्यवस्था पर ऑनलाइन माध्यम से सबको सब जोड़ दिया है, और सरकार ये चाह रही है कि हम आगे ऐसे ही काम करते रहे और पैसा बैंक में ही बैंक रहे, और पब्लिक भी अपना काम करते रहे, और सरकार भी चाह रही है कि हमको भी ये फ़ायदा होता रहे। तो राजस्व आय समझ गए कि सरकार नहीं लौटाती है, और पूंजीगत आय में सरकार लौटा देती है। ये तो आप समझिए, दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पूंजीगत वाला ये पब्लिक का होता है, ये राजस्व होता है जो इसमें बड़े बड़े कंपनी कारखाना बनता है, और सरकार इस पर लौटाती नहीं रुपया, और उसी से जो टैक्स होता है वही कलेक्ट होता है, सरकार का होता है। इसमें बहुत सारा जो पेंशन उसन होता है, जितने सारे पेंशन से लेके जितने पेमेंट होता है, बहुत सारा इसमें होता है। तो ये समझ गए कि राजस्व आय और पूंजीगत आय होता है, दो समझ गए। अब देखिए खर्च में समझते हैं। सार्वजनिक व्यय या खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, दोनों व्यय है। जब व्यय के बात हो रहा है तो व्यय होगा, दोनों व्यय है। तो राजस्व व्यय, रेवेन्यू टैक्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या टैक्स बोल सकते हैं। ये टैक्स मत बोलिए, एक्सपेंडिचर बोलिए, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। और पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, जिस प्रकार सार्वजनिक आय में आय रहा राजस्व आय, पूंजीगत आय, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। व्यय मतलब खर्च होता है। सार्वजनिक व्यय वैसे व्यय को कहते हैं जिसमें सब सार्वजनिक जो कुल व्यय को दिखाता है, ये सरकार का कुल व्यय को यानी कुल खर्चा को दिखाता है, वही सार्वजनिक व्यय होता है, कितना हम खर्चा किए हैं। यह भी दो प्रकार के होता है, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। देखिए राजस्व व्यय होता है, यह व्यय छोटे समय के लिए होता है, अल्पकालीन होता है। जैसे में यह वर्ष के शुरू में प्रारंभ होता है, लास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सरकार राशन कार्ड जो चावल देती है, गेहूँ देती है, जैसे में किसी देश को डोनेट कर दिया, कहीं आपदा हो गया, तो जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को डोनेट कर देगी, श्रीलंका को पैसा कुछ व्यवस्था करेंगे, जैसे में कोई सामान खरीदना है, भारत सरकार को टीका खरीदना है, ये सब के लिए सरकार छोटे सब्सिडी देना है, गैस का, पेट्रोल का, पेट्रोल में तो नहीं देती है, बहुत सारा चीज़ में सब्सिडी देती है, सहायक राशि में। योजना बड़े बड़े छोटे छोटे जो योजना लॉन्च होती है, वो सब के लिए सरकार इस पर राजस्व आय का खर्च होता है सरकार का। इसमें राजस्व आय समझ गए। अब समझते हैं पूंजीगत आय। राजस्व आय होता है, एग्जाम में रहेगा कि अल्पकालीन होता है, छोटे समय के लिए होता है। यह शुरू में प्रारंभ होकर लास्ट में ख़त्म हो जाती है 21 साल के अंदर में वो, जिसमें राशन कार्ड छोटा सा श्रीलंका को पैसा दिया, नेपाल को दिया, छोटे छोटे दो देश है जहाँ पर आपदा दिक्कत है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ महामारी फैल गया, तो भारत सरकार चाहे कोई भी देश देती है, यही छोटे अल्पकालीन होता है। अब पूंजीगत व्यय जो समझते हैं, यह कई वर्षों तक चलता रहता है। पूंजीगत यानी कि पूंजी लगा दिया, जैसे में एगो पुल देखिएगा 20 वर्ष से बन रहा है, 15 वर्ष से बन रहा है, रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, जैसे में 100 यूनिवर्सिटी बनाना है, 100 कॉलेज बनाना है, जैसे में मेट्रो
मेट्रो का निर्माण होता है शहर में, बुलेट ट्रेन बन रहा है, नहर बनेगा, तो इस समय बड़े स्तर पर काम होता है। वही पूंजीगत, यानी कि एक बार पूंजी लगा दिया, जैसे 5,000 करोड़ का योजना लॉन्च हो गया, 3,000 करोड़ का योजना लॉन्च हो गया, ये सब पूंजीगत व्यय होता है। इसके लिए ढांचागत जो विकास होता है, इसके लिए बहुत बड़ा व्यय है। और स्ट्रक्चर के अनुसार यह यानी कि ढांचा बनाकर, यानी कि किसी को यूनिवर्सिटी बनाना है 100-100, 200 ऐसे बनाकर, कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, बड़े बड़े मेट्रो, बुलेट ट्रेन, नहर, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है। सुरंग बनाना है, सुरंग को खोद कर रास्ता बनाना है, रेलवे ट्रेन बनाना है, पुल निर्माण करना है, ये सब पूंजीगत व्यय के अनुसार होता है। तो ये लंबे समय का होता है पूंजीगत व्यय, एवं राजस्व व्यय होता है अल्पकालीन होता है। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा। यही होता है सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। ये तो आप समझ गए कि लोक राजस्व में यही काम होता है सरकार का, कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। इसी को दोनों को घटा देंगे, यही दोनों को घटा देंगे तो घाटा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे तमाशा अब होगा। घाटा यही होता है। लोक राजस्व समझ गए कि सरकार को कैसे कैसे पैसा आता है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, इसी में सरकार को घाटा लग जाती है। घाटा वैसे लगना तय है, यानी कि किसी न किसी सरकार को घाटा लगती है, क्योंकि जो सरकार लोन लेती है तो सरकार बड़े बड़े काम करती है, उससे ही टैक्स आता है, तो लोन हर सरकार के पास रहता है, दिक्कत रहता है, कर्जा रहता ही है। तो ये सब सरकार की बात है। और किस प्रकार सरकार कलेक्ट करती है, तो महंगाई, रेपो रेट बढ़ाकर, घटाकर, ये सब सरकार आगे है। जो बैंकिंग सिस्टम मैंने बता दिया है वो आप देख लेंगे तो आगे बताएंगे आपको। तो इतना समझ में आ गया सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। यह दो प्रकार के होता है, राजस्व आय, राजस्व पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय। उसके बाद राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों को घटा देंगे तो वह घाटा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसका PDF मैंने बना दिया है। सार्वजनिक आय, सरकार के कुल आय को सार्वजनिक आय कहते हैं, सब लिखा हुआ है। और सार्वजनिक व्यय होता है, सरकार व्यय किसे कहते हैं, सरकार के कुल खर्च को पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखिए, आप मैंने यही सब लिखा है कि सार्वजनिक आय दो प्रकार के होता है। राजस्व आय, राजस्व आय पहला हो गया, ये धन सरकार लौटाती नहीं है। मैंने बताया कि नहीं लौटाती है, इसमें सरकार की देनदारी नहीं होती है। इसी में सरकार बड़े बड़े उद्योग एवं कारखाना, सेवा, ट्रेन इत्यादि बनाती है, और इससे सरकार को जो टैक्स मिलती है वही प्रॉफिट होता है सरकार को राजस्व आय से। देखिए, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तथा राज्य सरकार का बिक्री कर होता है, बिक्री कर होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, अब होते हैं पूंजीगत आय। मैंने बताया कि पूंजीगत आय, ये धन सरकार लौटाती है, यानी सरकार की इसमें देनदारी होती है। ये सरकार को, यानी पब्लिक का पैसा होता है, लौटा देती है, बैंक में जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में, या ये सब में, डाकघर सब में, ये सब में लौटा देती है। बैंकों में पैसा, LIC, RD, बॉन्ड पेपर इत्यादि के रूप में हमारी धन जमा रहती है, और सरकार को इसमें टैक्स मिलता है। ये समझ गए। सरकार को, या हम देखिए, पब्लिक को भी टैक्स मिलता है और सरकार को इसमें काम करने का मौका मिलता है। सरकार अच्छे अच्छे काम करती है, योजना लॉन्च करती है, बड़े बड़े पुल पुलिया निर्माण करती है। अब समझते हैं सार्वजनिक व्यय। यह भी दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और राजस्व पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय समझते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह छोटे, यानी कि अल्पकालीन समय के लिए होता है, खर्च होता है। ये वर्ष में प्रारंभ होकर उसी वर्ष में समाप्त हो जाता है, यही राजस्व व्यय होता है। किसी देश को पैसे डोनेट करना, सब्सिडी, टीका, कोई भी सहायता राशि प्रदान करना, ये होता है। अब पूंजीगत व्यय समझते हैं। इसमें ढांचागत विकास, यानी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। यह कई वर्षों का प्रोजेक्ट होता है। स्कूल, कॉलेजेज, बड़ी बड़ी शहर, मेट्रो, ये सब बनाना है तो सरकार को पूंजीगत व्यय की खर्चा होती रहती है। सालों साल चलता रहता है। सरकार गिर भी जाए तो सरकार का काम चलता रहता है। नया सरकार भी आए तो ये काम चलता रहता है। पुराने लोन का भी काम चलता रहता है, ये सब आगे बताएंगे। वो पुराना सरकार का जो लोन है वो भी चुकता करना पड़ता है नया सरकार को। नया सरकार भी खुद कर्जे लेती है, वो भी आगे की तरफ चलते रहती है। किसी न किसी सरकार पर ये खर्च रहता ही रहता है। पुराना भूल जाइए, आगे की तरफ काम करते रहिए, पुराना लोन चुकाना ही है, क्योंकि सरकार का काम हो रहा है, सरकार को देना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं डिफिसिट। ये आपका घाटा है। डिफिसिट समझते हैं, जब आय कम हो गया और व्यय ज़्यादा हो गया, आय कम हो गया और व्यय ज़्यादा हो गया, समझ गए, वही घाटा कहलाता है। किसी न किसी व्यापार में, किसी न किसी व्यक्ति को, सरकार को, राज्य सरकार को, सबको घाटा फायदा होता ही है। तो ये घाटा है। जब आय 50 रुपये हो गया और व्यय 100 रुपये हो गया, तो घाटा कितना हो गया, 50 रुपये हो गया।
यही घाटा को दर्शाता है। तो घाटा समझ गए। अब समझते हैं, देखिए वही बात है, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा एवं पूंजीगत घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटा क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है ये। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस आय। व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगा, तो यही है, दोनों का फार्मूला यही है। जिसका व्यय ज़्यादा माने व्यय 500 मैंने बताया है, और आय 200, तो 300 हो गया घाटा, 300 हो गया। अब देखिए पूंजीगत घाटा, कैपिटल डिफिसिट, ये व्यय का घाटा हो गया, पूंजी हो गया, ये पूंजीगत वाला हो गया, तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय, ये तो समझ गए। पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय, ये तो घाटा हो गया पूंजीगत के लिए और राजस्व के लिए है। अब समझते हैं सार्वजनिक घाटा, पब्लिक डिफिसिट, पब्लिक के लिए सार्वजनिक हो गया। सार्वजनिक के लिए क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय होता है। देखिए सार्वजनिक जो घाटा होता है, सार्वजनिक घाटा मैंने बताया कि सार्वजनिक जो घाटा होता है उसमें पूंजीगत घाटा भी रहता है और राजस्व घाटा भी जुड़ा रहता है। सार्वजनिक घाटा में पूंजीगत घाटा एवं राजस्व घाटा रहता है, तब सार्वजनिक घाटा होता है। ये समझ गए। देखिए और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं, सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं। तो देखिए आपको सार्वजनिक घाटा बराबर पूंजीगत घाटा अब प्लस राजस्व घाटा, तो ये फार्मूला हो गया ये, जिसमें जुड़ा रहता है। और सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय बराबर सार्वजनिक घाटा, ये भी है। देखिए तो आपको समझा रहा हूँ कि देखिए सार्वजनिक घाटा बराबर सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। तो सार्वजनिक व्यय तो हो गया ठीक है, लेकिन सार्वजनिक आय में क्या होता है? सार्वजनिक आय जिसमें मैंने बताया कि राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो राजस्व आय या पूंजीगत आय, राजस्व आय सरकार का पैसा हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी में जैसे मैंने आपको बताया है कि सार्वजनिक व्यय, तो व्यय ठीक है। सार्वजनिक आय में इसी में निकला रहता है क्या? इसी में राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो राजस्व आय तो पब्लिक का पैसा हो गया, ये पब्लिक वाला पैसा हो गया ये। अब पूंजीगत वाला ये देखिए राजस्व आय हो गया ये सरकार का, ये राजस्व आय ये सरकार का। अब पूंजीगत जो आय हो गया ये हो गया पब्लिक का। तो सरकार इसको भी दिखा देती है कि मेरा रुपया है रे सर, जो पब्लिक जमा किया है उसका रुपया है, तो सरकार अपना दिखा देती है, ठीक है। वैसे केवल घटाना इसमें है, आप इसका समझिए कि सरकार आप मतलब पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए सार्वजनिक व्यय अब माइनस होना चाहिए क्या? इसमें राजस्व आय होना चाहिए, सार्वजनिक आय के बदले में राजस्व आय होनी चाहिए, लेकिन सरकार दोनों जोड़कर बताती है। अब राजस्व आय आप प्लस पूंजीगत आय बताती है सरकार, ये समझ गए। तो राजस्व आय में सरकार जो होता है कि उसमें क्या करती है, राजस्व सरकार का राजस्व आय आती है, उसमें सरकार क्या करती है, सरकारी कंपनी बेच देती है, विनिवेश कहलाता है, सरकारी कंपनी ही बेच देती है। और सरकार जो विदेश में लोन जो दिया रहता है उसको भी लोन का जो ऋण आता है वो भी आता रहता है सरकार को, इसमें दोनों जुट जाता है। एक्चुअली में सरकार सार्वजनिक घाटा बराबर सार्वजनिक व्यय तो ठीक है, अब माइनस सार्वजनिक आय न होकर राजस्व आय होता है। केवल राजस्व आय जोड़िएगा, केवल राजस्व आय। सरकार ये तो दिखाती है कि मुझे कोई कर्ज वर्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार के ऊपर 14 से 15 लाख करोड़ रुपया भी सरकार के ऊपर है। और इसमें ज़्यादातर देखिएगा इसमें क्या होता है कि ऋण भार जुड़ा, पुरानी सरकार का भी रुपया इसमें जुड़ा रहता है, पुरानी सरकार का रुपया जुड़ा रहता है। तो ये ऋण भार लेकर भी चलती रहती है सरकार कि पिछला वाला भी कुछ चुकाना है। और आगे बताते हैं इसमें कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा बराबर सार्वजनिक व्यय और माइनस सार्वजनिक आय। तो सार्वजनिक आय मतलब कि इसमें राजस्व आय भी जुड़ा रहता है और पूंजीगत आय भी जुड़ा रहता है। 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा या समझ में आ जाएगा। तो राजस्व आय में सरकार का ही रुपया होता है और पूंजीगत आय में पब्लिक का रुपया होता है। तो राजस्व आय में देखिए इसमें एक्चुअली राजस्व आय घटाना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें घटाती है कि हमको घाटा कम हो रहा है, लेकिन घाटा तो बहुत सारा है, 14 से 15 लाख करोड़ रुपया है घाटा। तो सार्वजनिक आय के बदले में केवल राजस्व आय होना चाहिए, समझ गए। तो ये होता है। तो राजस्व आय के साथ इसमें जुड़ा रहता है सरकारी कंपनी का भी रहता है, बेचता रहता है सरकार, तो उसमें फ़ायदा होता है। और इसमें जो लोन प्रोवाइड रहता है विदेश में दिया रहता है, ये सब छूट जाता है, तो इसमें यही घट जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए
सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा, सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा क्या होता है, आइए आगे समझते हैं। इतना तो उसको पीछे समझ में आ गया होगा। घाटा में पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक घाटा समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, देखिए। और राजकोषीय घाटा क्या है, आप रिपीट करके देखिएगा, समझ में आना तय है, समझ में आ ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। 2-3 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा ये, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी वीडियो है और ये चैप्टर होता है, तो सिंपल वे में समझिएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है आप समझते हैं। फिस्कल डिफिसिट, जब बजट घाटा में, देखिए सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं। सार्वजनिक घाटा को ही बजट घाटा कहते हैं। सार्वजनिक घाटा मतलब सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय को ना मानकर केवल राजस्व आय मानिएगा आप समझ गया, समझ में आ गया। सरकार हम लोगों के आय को भी दिखाती है कि हमको भी इतना फायदा है, इतना रुपया है। एक्चुअली में राजस्व आय होता है केवल, पूंजीगत आय तो पब्लिक का रुपया हो गया। ये समझ गए। देखिए अब आगे समझते हैं। राजकोषीय घाटा, जब बजट घाटा में ऋण भार को जोड़ देते हैं, ऋण भार को जोड़ देते हैं, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय। जब बजट घाटा में यानी कि ऋण भार जो कौन सा, जो ऋण चल रहा है, जो सरकार लिए रहती है लोन, और पुरानी सरकार का भी ऋण को जोड़ देते हैं, वही होता है आपका राजकोषीय घाटा। ये समझ गए। राजकोषीय घाटा, लोन लिए रहती है, विदेश से रुपया लिए रहती है बहुत सारे काम के लिए, तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। जब बजट घाटा में से ऋण भार को जोड़ देते हैं, यानी कि जो लोन होता है सरकार जो चुकाती है 6.5% के करीब, 7% के करीब, वही जोड़ देते हैं, तो सब के सब राजकोषीय घाटा निकल जाता है। समझ गए। इसमें पुरानी सरकार के ऋण को भी जोड़ देते हैं राजकोषीय घाटा में, ठीक है। अब देखिए, अब प्राथमिक घाटा क्या होता है। इसमें सिर्फ सरकार अपनी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, यानी कि इसमें ऋण भार जोड़ती है सरकार। इसमें प्राथमिक में, इसमें तो पुरानी भी रहती है, इसमें नई भी रहती है, न्यू भी रहती है, इसमें केवल न्यू है। प्राथमिक घाटा उसे बोलते हैं कि राजकोषीय घाटा में से ऋण भार को घटा देते हैं, प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा में से ऋण भार को घटा देते हैं, वही प्राथमिक घाटा कहलाता है। इस सरकार अपनी यानी कि जो ऋण भार को सिर्फ जोड़ा रहता है, ठीक है। इसमें ऋण भार को घटा देते हैं, इसमें सरकार ओनली ऋण भार को ही अपनी वर्तमान स्थिति का मतलब इसमें जोड़ा रहता है। समझ गए। राजकोषीय घाटा में ऋण भार को घटा देने पर यह क्या हो जाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो ये सरकार का सिर्फ वर्तमान स्थिति दर्शाता है, वर्तमान जो स्थिति है वही दर्शाता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा समझ गए, इसमें ऋण भार जोड़ देते हैं और राजकोषीय घाटा में से ऋण भार घटा देते हैं, प्राथमिक घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा में लोन होता है, वही रहता है जुड़ा हुआ, वही लोन जुड़ा रहता है। अगर सरकार, वर्तमान सरकार कहती है कि 3.5% देती है, अपनी वर्तमान स्थिति दिखाती है कि कहाँ कर्जा है, यही जोड़कर 2 गुना कर देगा, 7% हो जाएगा, 6.5-7% के करीब हो जाएगा, तो यही लोन होता है, यही कर्जा होता है भारत सरकार पे, जहाँ से लोन लिए रहती है। तो एग्जाम है, कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है। तो राजकोषीय घाटा समझ में आ गया और प्राथमिक घाटा भी समझ में आ गया। राजकोषीय घाटा में ऋण भार को घटा देते हैं, वही प्राथमिक घाटा हो गया, और राजकोषीय घाटा में ऋण भार जोड़ देते हैं, वही होता है बजट घाटा में ऋण भार जोड़ देते हैं, वही राजकोषीय घाटा होता है। अब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे समझते हैं। मौद्रिक घाटा, मॉनेटरियल डिफिसिट। मौद्रिक घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है, यानी कि सरकार को बहुत सारा घाटा है, यानी घाटा है और घाटा के साथ भी बहुत सारा कर्जा है, लोन प्रोवाइड दूसरे देश से लिए रहती है, IMF से लिए रहती है, वर्ल्ड बैंक से लिए रहती है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक तो लास्ट में, IMF जो होता है वो तो लास्ट स्थिति है कि जब सरकार ख़त्म हो चुकी है, खाने के लिए बहुत 10 दिन 12 दिन का समय बचा हुआ है, तब वो लोन प्रोवाइड करती है और उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो सरकार जो लोन लिए रहती है विकास के नाम पर, चाहे किसी देश से लिए रहती है, वही है। तो सरकार को घाटा लग जाता है, तो घाटा को पूरा करने के लिए क्या करता है सरकार, तो सरकार जो निकम्मा सरकार होता है, पैसा खूब छपवा लेता है,
पैसा वह खूब छपा लेता है, और सरकार को पैसा छपाने के बाद तरलता बढ़ जाती है, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसा आना बहुत हो जाता है। तो देखते वेनेजुएला, जिम्बाब्वे बर्बाद हो चुका है, 10 लाख का बोरिया लेकर पैसा लेकर जाएगा और एक नमक का, बिस्किट का, ब्रेड का पैकेट लेकर आएगा। तो पगला सरकार वहाँ का। तो राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छाप कर पूरा करती है उसे मौद्रिक घाटा कहते हैं। नोट छाप कर घाटा पूरा करने के कारण ही महंगाई बढ़ती है। बहुत सारा अगर हद से ज़्यादा छाप दिया तो महंगाई बढ़ने लगती है, जिसका विपरीत प्रभाव देश के अधिसंख्य लोगों पर पड़ता है, जो आजीविका के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़ा रहता है, जो दिनचर्या वाला काम करते हैं, जो रेगुलर वाला मीडियम परिवार के आदमी सब काम करते हैं, जो गरीब परिवार के लोग काम करते हैं, उनको बहुत घाटा लगता है और महंगाई बढ़ते जाता है और सरकार यहाँ तक कि बर्बाद हो जाती है, पब्लिक को भी दलिद्र बना देती है और लूट लेती है, ख़त्म हो जाती है सरकार। वही हाल हुआ जिम्बाब्वे वेनेजुएला का, बगल में श्रीलंका का वही हाल हो गया था बीच में। देखिए, तो यही होता है, मौद्रिक घाटा होता है, और इसको तरलता को घटाने बढ़ाने के लिए यही होता है SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही RBI तय करती है। तो मैंने तो वो वीडियो बना दिया है बैंकिंग वाला सारा का सारा, वो तो पार्ट ख़त्म हो चुका है। आपको सिर्फ इसके बाद वही देखना है तरलता को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये तो आपको मौद्रिक घाटा समझा दिए। अब देखिए आगे समझाते हैं आपको। ये आपको सिर्फ ये चैप्टर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा लोक राजस्व के बारे में, पब्लिक फाइनेंस के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। घाटा के बारे में, व्यय के बारे में, आय के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन साथ में 20-25 को है। आइए समझते हैं। योजनागत व्यय, इस व्यय का अनुमान पहले से होता है, यानी कि जो सरकार योजना बना रही है उसमें खर्चे का अनुमान पहले से होता है, वही योजनागत व्यय होता है। ये तो समझ गए। गैर योजनागत व्यय, इसका अनुमान पहले से नहीं होता। सरकार मान ली कि बड़का एक पुल बना रही है 5,000 करोड़ का, और सरकार को लग रहा है 8,000 करोड़ का, पहले से योजना नहीं है, अनुमान पहले से नहीं होता है, यह गैर योजना व्यय होता है, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अनुमान से पहले से नहीं होता है, ये अनुमान पहले से नहीं होता है। इसमें कितना खर्चा लग रहा है या कम ही लग जाता है, तो ये है गैर योजना व्यय है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। अब समझते हैं सरकार को पैसा आने का स्वरूप क्या है। ये देखिए, M1 यानी कि M से मनी होता है, सरकार को पैसा कैसे आता है, कुल पैसा। तो M1 यानी कि तरलता हो गया। तो तरलता कैसे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में समझेंगे। सरकार का धन का स्वरूप है, सरकार को पैसा कैसे आता है। अब देखिए, इसमें नगद रहती है, कैश वाला व्यवस्था, बैंकों के पास जमा धन रहती है, और RBI में जो बैंक वाला जमा करता है SLR के रूप में, ये सब लोन के रूप में, तो RBI में भी जमा धन रहता है। ये तो ये M1 कहलाता है। M1 नगद होता है, बैंक के पास जमा धन होता है, और RBI में जमा रुपया होता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। और M2 क्या होता है। तो M2 का अर्थ हो गया कि M1 वाला तो सब के सब है, ये M1 वाला सब के सब है इमें। और डाकघर की बचत खाता, यानी कि जो सेविंग, जो डिपॉजिट है, बचत खाता हो गया, बचत खाता हो गया। तो M1 तो सब के सब आ गया, और डाकघर की बचत जमा जो हो, डिपॉजिट हो गया, डाकघर में जो लोग जमा करते हैं वो सब के सब इसमें आ गया। समझ गए। अब देखिए M3 में क्या होता है। M1 तो सब का सब आ गया, ये M1 सब का सब आ गया। अब बैंकों के पास अन्य समस्त जमा, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, ये जो M1 में जो बैंकों के पास जमा धन है, यानी कि सेविंग अकाउंट भी होता है और करेंट अकाउंट भी होता है, दोनों होता है, दोनों। M3 में क्या होता है, M1 तो होता ही है, और साथ में बैंकों के पास समस्त जो जमा होता है वही होता है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, ये सब बैंकों के पास सारा का सारा जमा इसमें आ जाता है। अब समझते हैं M4। तो M4 के बदले में इसमें क्या होता है, M3 यानी कि सब के सब तरह आ गया, यानी कि सब के सब आ गया इसमें। तो M3 आ गया, प्लस डाकघर की समस्त जमा, डाकघर की समस्त जमा, इसमें सभी के सभी डाकघर के जितने भी हुलिया है सब के सब मौजूद इसमें रहता है। तो यही M4 होता है। लेकिन तो पूछेगा तरलता यानी कि लिक्विडिटी किसका ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी के स्तर पर, यानी कि जो तरलता के स्तर पर कौन सबसे ज़्यादा, किसका लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो M1, M2, M3, M4। M1 का ज़्यादा है क्योंकि हाथ में जो कैश रहेगा, आप चाहिएगा कि 2 kg कुछ आलू खरीद के ले आए, चावल खरीद के ले आए, मैगी खरीद के ले, पैसा दे और सामान खरीद के ले आते, ये लिक्विडिटी है। आप बैंक में जाइएगा, बैंक में छोड़ाइएगा
फिर ला कर दीजिएगा, तो ये बैंकों के साथ भी चलता है। तो ये M1 में कैश भी आता है और बैंक की मांग जमा आता है और RBI का धन भी होता है। तो M1 की तरलता सबसे ज़्यादा है। उसके बाद M2 का, M3 का और M4 का लास्ट में, क्योंकि यह मौजूद रहता है। कितना दिन अप्लाई कीजिएगा, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद निकलेगा। ये बैंक का फिक्स डिपॉजिट है, वो भी समस्या है। डाकघर की बचत जो जमा है, अकाउंट है, जो पासबुक है, उसमें भी समस्या है। तो सबसे ज़्यादा तरलता M1 का और सबसे कम तरलता जो होती है M4 का होता है। ये समझ गए। देखिए एग्जाम में पूछता है कि तरलता के आधार पर सबसे ज़्यादा किसका तरलता किसका है, तो M1 का है और सबसे कम M4 का है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तरलता M1 की होती है। ये समझ गए। जैसे जैसे M1 से M4 की ओर जाता है, धन बढ़ते जाता है, लेकिन तरलता घटती जाती है। यानी कि धन तो बढ़ते जाता है और तरलता घटती चली जाती है, क्योंकि M1 के पास बहुत ज़्यादा रुपया है, तरलता यानी कि खुला में बहुत है, और M4 के पास ज़्यादा धन है लेकिन तरलता घटती चली जाती है, क्योंकि छुड़ाने में दिक्कत होता है। फिक्स डिपॉजिट कैसे तोड़िएगा, उसके लिए प्रोसेस होता है। और इमरजेंसी में M1 का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैसे है, गए मार्केट से खरीद के ले आए, दवा खरीद के ले आए, नमक खरीद के ले आए, कुछ भी खरीद के ले आए M1 में, तो यही तरलता M1 के ज़्यादा है और M4 का कम है। मौद्रिक नीति M3 पर लागू होती है। याद करके रखिएगा, मौद्रिक नीति M3 पर लागू होती है। मौद्रिक नीति मैंने बता दिया, मैंने इसका वीडियो बना दिया है। मौद्रिक नीति जो नीति बनाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये सब जो नीति बनाती है इसी पर M3 पर बनता है। क्योंकि कब कंट्रोल किया जाए, RBI के अनुसार कंट्रोल करके बाजार में महंगाई को कम करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाना है या घटाना है, इसके अनुसार चलता है। मौद्रिक नीति M3 पर लागू होता है। एग्जाम में खड़े खड़े क्वेश्चन ये बनता है। ये अब समझते हैं। M1 एक संकुचित मुद्रा है, जबकि M4 एक विस्तृत मुद्रा है। M1 एक संकुचित मुद्रा है और M4 विस्तृत मुद्रा है। यानी कि M4 बहुत ज़्यादा रुपया इसमें है और M1 कम है। ये लिक्विडिटी के आधार पर ज़्यादा है, लेकिन ये विस्तृत रुपया में M4 है। अब देखिए सर्वाधिक तरलता है, नोट में ज़्यादा हो गया, फिर बैंक में जाएगा आदमी, फिर सोना गिरवी रखेगा और लास्ट में ज़मीन वाला प्रोसेस है। तो पहले जो सर्वाधिक तरलता है नोट में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये समझ गए। आपका पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, आपका थ्योरी ख़त्म हो चुका है। आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इसमें है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन समझ के रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुआ है। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? अब अनुमान लगाइए, इतना पढ़ लीजिए तो अनुमान लगाइए। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? देश के वित्तीय घाटे एवं ब्याज की अदायगी के अंतर को कहते हैं। प्राथमिक घाटा मैंने बताया है कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा में ऋण भार को घटा देते हैं, तो यह अंतर लिखा हुआ है बस। देश के वित्तीय घाटे यानी कि बजट घाटा और ब्याज की अदायगी के अंतर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। देखिए अब देखिए केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? अब बताइए, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद यानी कि खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है? केंद्रीय आयोजन। यानी केंद्रीय आयोजन बहुत बड़ा विस्तृत होता है, इसीलिए केंद्रीय आयोजन की खर्चा होता है, व्यय का खर्च का। केंद्र का काम बहुत होता है, पुल पुलिया निर्माण, रेलवे ट्रैक, सुरंग खोद कर, ये मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। अब आगे समझते हैं। सरकार को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी कि टैक्स इनकम किससे होती है? सरकार को बताइए, सरकार को अधिकतम टैक्स कलेक्ट किससे होती है? कॉर्पोरेट टैक्स से। इसमें बहुत सारा जो टैक्स रहता है, इसमें सरचार्ज भी रहता है, ऊपर से भी टैक्स लिया जाता है, सरचार्ज आगे बताएंगे। तो निगम कर से यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स से। अब आगे समझिए। देखिए अब आगे समझिए। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर
किसके बराबर होता है? किसके बराबर बताइए? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा हो गया और बजटीय घाटा जो होता है दोनों बराबर हो जाता है, तो किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। अब आगे समझिए। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर के। देखिए एक ही क्वेश्चन को 5 यानी घुमा घुमा कर 5-6 बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन एग्जाम में देगा। ये समझिए कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को आमदनी होती है। अच्छा आप समझिए आगे। संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है, यानी अधिकतम आय प्राप्त होती है संघीय बजट को। तो कॉर्पोरेट टैक्स देखिए कितना घुमाकर, निगम कर इसी को बोलते हैं। संघ मतलब केंद्र सरकार को, केंद्र के बजट को किससे ज़्यादा प्राप्त होती है? कॉर्पोरेट टैक्स से। अच्छा अब समझते हैं भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बताइए। केंद्रीय आबकारी कर का, केंद्रीय आबकारी कर का, केंद्रीय आबकारी कर का सरकार को ये योगदान होता है, फायदा होता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? बुझिए किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सरकार को सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा। मैंने बताया है कि वर्तमान सरकार और पुरानी सरकार का भी ऋण दिया जाता है इसमें। अब आगे समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? राजस्व का स्रोत नहीं है। जो कृषि कर होता है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बाकी ये आयकर कॉर्पोरेट उत्पाद जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा होता है, तो ये नहीं है कृषि आय। अब आगे समझते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय यानी कुल खर्च और कुल आय यानी कि कुल लाभ के अंतर को क्या कहा जाता है? बताइए। बजटीय घाटा कहलाता है। बजटीय घाटा यानी कि सार्वजनिक घाटा। समझ गए? यह थ्योरी के अनुसार है, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रणाली, वार्षिक बजट स्टेटमेंट होता है। समझ गए? ये होता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। अब आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन सब आ रहा है कि ना? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, एग्जाम में छोड़ कर मत आइएगा, समझकर वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? देखिए तो इसमें कुल व्यय होगा और इसमें राजस्व प्राप्ति, ऋण की वसूली और विनिवेश से प्राप्ति। मैंने बताया है विनिवेश से प्राप्ति होता है, यही होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मैंने बताया ना कि सरकार का जो राजस्व केवल राजस्व आय होता है और सरकार को ये फायदा होता है, सरकार हम लोग के पैसा को भी दिखा देती है, तो यही होता है ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्ति और कुल व्यय होता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी कि टैक्स की शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर सी है ये। देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। सबसे ज़्यादा योगदान राजकोषीय घाटा का होता है। समझ गए? आ गया? प्राथमिक घाटा नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार उसमें ऋण भार हटा देती है वर्तमान सरकार। कराधान का उपकरण क्या है? कराधान का उपकरण क्या है? राजकोषीय नीति का है ये। समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं। राजकोषीय घाटा क्या है? देखिए बजटीय घाटे के योग प्लस सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। समझ में आ गया? यही होता है, मैंने बताया है आपको।
बजटीय घाटे का योग और सरकार के ऋण भार इसमें जुड़ा रहता है। मैंने बताया है राजकोषीय घाटा में। 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बार बार देखिए वीडियो। अब आगे समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? केंद्रीय कर कौन सा है बताइए? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क, यही केंद्रीय कर का होता है। बाकी मनोरंजन कर ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ये तो नहीं होगा। गृह कर नहीं है, बिक्री कर इसमें आगे नहीं है। अब आगे समझिए, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, कृषि आयकर पर लगाया जा सकता है। कौन सा? तो कृषि जो लगाया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी केंद्र नहीं है, स्थानीय नहीं लगता है, केंद्र राज्य का नहीं है, ये बस राज्य सरकार के द्वारा। अब आगे समझिए, अगला स्लाइड है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा कर यानी कि जो सर्विस कर होता है, सर्विस टैक्स होता है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994-95 में। ऑप्शन नंबर ए सही है ये। बजट एक लेख पत्र है। कौन सा आंसर हो गया इसका? बजट एक लेख पत्र है किसका? सरकार की राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का, राजकोषीय कैसे चलाएंगे सरकार, राजकोषीय नीति का, यही हो गया सी नंबर ऑप्शन। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? जो शून्य वाला मैंने बताया था, इसका क्या अर्थ हुआ? तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, यही शून्य आधारित बजट होता है। तो जरूर इसको देख लीजिएगा रिपीट करके। बजट, बजट का इतिहास और ये राजकोषीय नीति जो होता है, प्राथमिक घाटा है, ये सब पूंजीगत आय, ये पब्लिक फाइनेंस टॉपिक में आता है। इसको सारा का सारा ध्यान करके रखिएगा, नोट्स खुद के बना के रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया हूँ सभी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी में, सब में ये सब के सब में पूछा गया है ये। तो 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा, तभी ही समझ में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।